हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 17 द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो पार्ट 2 ही है ये। जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा था, और जो चैप्टर 17 का जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बारे में देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि 60 ईयर से के अंदर जो है हमारी जो कंट्री है उसमें इंडस्ट्रीज में कैसे ग्रोथ हुआ। हमने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी देखा। फिर हमने देखा कि कैसे जो है गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स लेके आए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इस तरीके की चीज़ें हमने देखी। हमने देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रीज के ऊपर, पहले उसको गवर्नमेंट को हटाना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी थी वो क्या जा रही थी, लॉस में जा रही थी। तो अब हमको देखना है एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। रोजगार का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को कहीं पे काम पे लगाना। तो दैट्स एम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका क्या रोल है। तो हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन न्यू फैक्ट्रीज however led to fewer employment opportunities in industrial sector. For example, production multiplied 5-fold in large steel plant between 1991 and 2005, but the number of workers employed in the plant was reduced by 50%. अब देखो, जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेशन मतलब उसमें ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। तो नई नई जो फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, नए नए जो बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, वहाँ पे ऑटोमेटिक सारे काम होने के थे। तो इससे क्या हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या होने लग गई, कम होने लगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जैसे कि जो प्रोडक्शन है वो 5-fold हो रहा था, मतलब 5 गुना हो चुका था 1991 और 2005 के बीच में। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड किए जा रहे थे प्लांट में वो 50% रिड्यूस हो गए थे। क्यों रिड्यूस हो गए, क्योंकि अब जो मशीन्स आ रही थी उसमें बहुत सारे काम जो है ऑटोमेटिक हो जाते थे, जिसमें लेबर की जरूरत ज़्यादा नहीं होती थी। इन 1991 द प्लांट प्रोड्यूस्ड 10 lakh tons of steel and employed 85,000 workers. In 2005, the production increased to 50 lakh tons, but the number of employees went down to 44,000. तो एग्जाम्पल दिया है, 1991 में प्रोडक्शन क्या था, 10 लाख टन था स्टील का, और एम्प्लॉयड कितने लोगों को लिया गया था काम में, 85,000 वर्कर्स को लिया गया था। लेकिन 2005 में जो प्रोडक्शन है वो 50 लाख टन हो गया, लेकिन एम्प्लॉयड जो लोगों को काम में रखा गया वो कितना हो गया, 44,000. मेनी जॉब्स वेयर गिवन टू कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स. इन दिस वे द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर डिड नॉट राइज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन इवन थ्रू द प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिट्यूटली. बहुत सारे जो काम हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में देने लग गए, ताकि जो है हमें मतलब वो कुछ समय के लिए काम है, ठीक है, तो मतलब उसको परमानेंट हमको उस काम को नहीं यूज़ करना, नहीं ज़रूरत है, तो इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपॉइंट करने लग गया ना, रादर दैन जो रेगुलर वर्कर्स हैं। और इस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में वो इतना कंसिडरेबल नहीं था, उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से सोचा गया था। तो सब सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज के सब सेक्टर्स क्या क्या हैं, तो वी नीड टू लुक एट द सब सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इफ वी are to understand how production and employment can be increased. Industry required electricity, gas, water supply, mining, manufacturing facilities of to produce goods. तो अब हमको सब सेक्टर्स देखने हैं, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर्स देखने हैं, ताकि हमको ये पता चले, ताकि हम ये समझ सके कि कैसे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को साथ में इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है, गैस चाहिए रहता है, पानी की ज़रूरत होती है, माइंस की ज़रूरत होती है ताकि रॉ मटेरियल वहाँ से ला सके, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होती है ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल आर फिजिकली एंड केमिकली ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, और उसको या तो फिजिकली मतलब किसी लेबर के द्वारा, और या केमिकली उसमें कुछ केमिकल मिला के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हम मतलब मैं इंडस्ट्रियल टर्म से तो नहीं बता रही हूँ, घर के टर्म से बता रही हूँ। जो हम रोटी बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, आटा हो गया। तो आटा को क्या किया जाता है, पहले फिजिकली गूंथा जाता है, ठीक है, गूंथ के उसको शेप दिया जाता है, उसके बाद उसको सेका जाता है, तब जाके रोटियाँ बनती है। तो वैसे ही
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको फिजिकली मॉडिफाई किया जाता है तब वो गुड्स बनता है, और कई सारी चीज़ें जो है उनको केमिकली ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्टर है इंडस्ट्री का। इन 2009-10 मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड 16% ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयड अक्रॉस अराउंड 5 करोड़ वर्कर्स। तो 2009-10 में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 16% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया गया, और कितने लोगों को एम्प्लॉयड किया गया? 5 करोड़ वर्कर्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फाउंडेशन ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमी। इट वाज अ प्राइम फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग को क्या एक्सेप्ट किया जाता है? वाइडली मतलब पूरे विश्व में क्या एक्सेप्ट किया जाता है कि एक फाउंडेशन है बैलेंस्ड इकोनॉमी का, और ये एक प्राइम फैक्टर है जिसमें ग्रोथ जो है डेवलप्ड कंट्रीज का उसको नापा जाता है। तो हिस्टोरिकली ऑल डेवलप्ड कंट्रीज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हिस्टोरिकली भी देखिए हम पुराने समय से देखते जाए, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से देखा जाए तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो किस पे फोकस करती है? डेवलपिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग कैटलिस्ट डिमांड इन अदर सेक्टर्स। अब ग्रोथ करना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो कुछ अदर सेक्टर्स में भी हमको बढ़ावा करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फुलफिल many of life needs. So the objective of manufacturing sector is to find appropriate technology to mass produce goods and ensure that goods are available to everyone in the market. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? कि वो एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करे, एक अच्छी टेक्निक यूज़ करे ताकि गुड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, और ये इंश्योर हो कि सारी जो गुड्स है वो लोगों तक अवेलेबल हो मार्केट में। तो यहाँ पे हम स्टील प्रोडक्शन देख सकते हैं कि स्टील प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ है। तो बार डायग्राम है स्टील प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन क्या था? नियर अबाउट 54 हम बोल सकते हैं, फिर ये है नियर अबाउट 59। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एनुअल रिपोर्ट 2012-13 से ये डेटा लिया गया हुआ है। तो बेसिक मेटल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल आर इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है? बेसिक मेटल्स की, फूड प्रोसेसिंग हो गया और टेक्सटाइल हो गया। तो आयरन एंड स्टील इज अ कोर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील को कोर इंडस्ट्री कहा जाता है, विद स्टील प्रोडक्शन इंडिकेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। तो हर जो मशीन है वो या तो आयरन या स्टील से बनती है, इसलिए जो है स्टील प्रोडक्शन जो है, जो आयरन और स्टील है उसको कोर इंडस्ट्री मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता है, और इसको एक इंडिकेशन दिया जाता है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना केपेबल है एक कंट्री का। द फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स के बेसिस पे देखें तो फूड प्रोसेसिंग और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो गेम चेंजर्स है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर इंडिया इज सेल्फ रिलायंट फॉर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मशीनरीज टू फिनिश प्रोडक्ट। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडिया, ठीक है, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडिया सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर है, उसको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं है अपने सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो रॉ मटेरियल भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है, मशीन्स जो है वो भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है, और फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक वो सारा हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे कि 2007-8 में 15 लाख था, 9-10 में 15.5 लाख था, वैसे ही हम 2011-12 में देखें तो 17.75 लाख था। वैसे ही अगर हम बार डायग्राम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखना है हमको चैलेंजेस फेसिंग द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रियल लैंडस्केप्स में? इंडस्ट्रियल लैंडस्केप मतलब अगर कोई इंडस्ट्री हमको सेटअप करना है तो उस लोकेशन में हमको क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। तो प्रोड्यूसिंग गुड्स इन अ फैक्ट्री रिक्वायर्स, तो क्या क्या ज़रूरत होती है अगर हमको कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करना है एक फैक्ट्री में? तो सबसे पहले तो मशीन्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होगी ताकि जो रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस कर सके, और कुछ अदर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन सम इंडस्ट्री डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल वेस्ट दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। और प्रोडक्शन के समय कुछ इंडस्ट्रीज जो है कुछ हार्मफुल केमिकल्स वेस्ट निकलते हैं जिसको वो क्या करते हैं,
ऐसे ही खुला या तो एयर के थ्रू छोड़ देते हैं या तो वाटर के थ्रू छोड़ देते हैं, जो कि क्या करता है, पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। तो डस्ट हो गया, स्मोक हो गया और पॉल्यूटेड वाटर जो है डिस्चार्ज किया जाता है फैक्ट्रीज से, जिससे सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस फैक्ट्स को। द पोल्यूशन अफेक्ट्स क्रॉप्स एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द पीपल, कॉजिंग वेरियस इलनेसेस। फैक्ट्रीज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एमिटिंग वेस्ट दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो ये चीजें हम पहले से सब जानते आ रहे हैं कि जो पोल्यूशन है इसके कारण क्या होता है, जो खेत है, जो क्रॉप्स उगाते हैं किसान, उसमें उनको नुकसान होता है, लोगों की हेल्थ में इफेक्ट होता है, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है ये जो टॉक्सिक है कहीं ना कहीं हम अपने खा भी रहे हैं, टॉक्सिक जो एयर है उसको सूंघ भी रहे हैं। अगर पानी में ये टॉक्सिन मिलता है तो हम उस पानी को पीते भी हैं, तो इससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और फैक्ट्रीज जो है उनको प्रोहिबिट मतलब रोका जाना चाहिए कि ये जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट में वो डायरेक्टली पोल्यूट करे, उसको ट्रीट करने के बाद ही जो है वो वेस्ट को उनको बाहर भेजना चाहिए इंडस्ट्री से। और दे शुड ट्रीट द वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग दैम। तो जैसे कि मैंने बताया कि उनको जो भी वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही उसको बाहर फैक्ट्री के बाहर छोड़ना चाहिए। बट रेगुलेशंस टू कंट्रोल वेस्ट डिस्चार्ज आइदर डू नॉट एग्जिस्ट, आर नॉट ऑब्जर्व्ड और इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो ये रेगुलेशंस है, रोक लगाया गया है कि हम जो वेस्ट है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, या ना तो एयर में ना तो वाटर में, लैंड में। तो ये जो है या तो ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या तो कोई इसको देखने वाला नहीं है, इसलिए जो है बेधड़क जो है इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो अपने वेस्ट को बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो another challenge is the outdated technology still being used to produce goods which make it difficult to increase production। और एक another challenge क्या है, जो outdated technologies यूज हो जा रही है, क्योंकि भाई अगर एक बार इंडस्ट्री सेटअप होती है, फैक्ट्रीज सेट होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। अब टेक्नोलॉजी को एकदम चेंज करना भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो क्या होता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ही यूज होती है प्रोडक्ट करने, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते जा रहा है तो उसी तरीके से आगे भी चलता जा रहा है, तो इससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो न्यू टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी अडॉप्टेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नीड टू बी प्रमोटेड। तो नई टेक्नोलॉजीज को ईजाद करने की जरूरत है ताकि हम उसको अडॉप्ट कर सके, रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए इन प्रोसेस में। लेकिन जैसे मैंने पॉइंट बताया कि अगर ये सब हो भी जाता है तो जो फैक्ट्रीज है उसको रीसेटअप करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज शुड मेक एफर्ट्स इन दिस एरियाज। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अपने तरीके से इनमें एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो लैंड इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री। द डिमांड टू एस्टैब्लिश मोर फैक्ट्रीज इज पुटिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, लैंड एंड फॉरेस्ट। अब भाई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए छोटी मोटी जमीन तो चाहिए नहीं होती, बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है। और ये जो डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को लेके आया जाए, तो इससे क्या है, लैंड, एग्रीकल्चर, लैंड और फॉरेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे पहले खेती हुआ करती थी उस लैंड को यूज करके वहाँ पे अब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, और फॉरेस्ट या तो फिर फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। जैसे कि अभी हंसते हुए बचाओ वाला जो आंदोलन चल रहा था, जहाँ पे फॉरेस्ट जो है उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा था, ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो इन मेनी रीजन्स पीपल हु डू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर for their livelihood are being displaced and forced to relocate in other region। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग फॉरेस्ट या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको अपना जो लाइवलीहुड है, अपना रोजगार के लिए उनको दूसरे जगह पे क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वो पहले रह रहे थे, जहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी या फिर वो फॉरेस्ट से जाके प्रोड्यूस ले रहे थे, वहाँ पे तो फैक्ट्री सेटअप हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं जाके दूसरे एरिया पे अपने आप को बसाना पड़ेगा। रिलोकेट मतलब बसाना पड़ेगा। रिहेबिलिटिंग ऑल द डिस्प्लेस्ड पीपल इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और फिर से जाके किसी नई जगह पे बसना तो ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। Promoting the manufacturing sector to increase the production of goods is the need of today। और हम आज की डेट में देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये आज की ज़रूरत है। बट इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये हमको, ये जो पॉइंट है, इसको हमेशा जो है गवर्नमेंट को हमको साथ में लेके चलना है कि हमको ग्रोथ तो करना है, ठीक है, चाहे कोई भी लेवल पे हो, इंडस्ट्री लेवल पे हो, कहीं पे भी हमको ग्रोथ तो करना है, लेकिन हमको ये साथ साथ में ध्यान रखना है कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं। Also, increasing production requires large amount of capital. That is why government is inviting foreign investor। अब भाई
जैसे कि हम पहले से जानते आ रहे हैं कि अगर हमको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इसके लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए जो गवर्नमेंट क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको इन्वाइट करती है कि वो हमारे कंट्री में आए, यहाँ पैसा लगाए, नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करे। देखिए अगर फॉरेन से कोई आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने लोगों को वहाँ पे यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए, वो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो इससे हमारा ही बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कि हमारे कंट्री में आए। तो इंक्रीजिंग द स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इज अ लीडिंग प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज इट लीड्स टू ऑल अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए जो स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी है और IT इंडस्ट्री है, ये एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, ताकि ओवरऑल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो एट प्रेजेंट 60 to 70% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, 30 to 40% वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 67% जो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करती है और 30 से 40% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि जो लेबर है उसको कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं काम करना है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो छोटा मोटा जो काम होता है, कभी भी मिला फिर नहीं मिला, इस तरीके से। और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब जहाँ पे जो एम्प्लॉयज, जो लेबर्स है वो पर्टिकुलर फिक्स काम करते हैं, उनको फिक्स पेमेंट मिलता है, उनको बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलती हैं। तो वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर रिसीव मेनी बेनिफिट्स एंड हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो उनको सैलरी भी टाइम पे मिलता है, फिक्स सैलरी मिलती है और उनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं और एक सिक्योरिटी रहता है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए या फिर कुछ और दुर्घटना हो जाए तो उनको बहुत सारी सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर ऑफन फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर लोअर वेजेस। इट्स अ चैलेंज टू प्रोटेक्ट दिस वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड देम विद नेसेसरी बेनिफिट्स। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स होते हैं, जिसको जहाँ काम मिला वो कर रहे हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई इस तरीके का नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है और इनको जो तनख्वाह मिलती है, वेजेस मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो एक चैलेंज है जिससे हम जो ये वर्कर्स को जो है एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर सके और उनको नेसेसरी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। तो पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क, दे गेट देयर सैलरी एवरी मंथ, they also get a provident fund as per government rules, they are entitled to medical and other allowances in addition to their salary, they do not work on Sundays and they get paid holidays। तो लोग जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं उनका क्या है, फिक्स्ड आवर होता है, 5 जैसे 9 to 5 या 10 to 5 उनका फिक्स वर्किंग आवर होता है, उनको सैलरी हर महीने मिलती है, पीएफ कटता है। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है वो हर महीने आपकी सैलरी से कट होगा और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो वो आप वो फंड को यूज़ कर सकते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए। तो और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है और भी बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस हो गया, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मिलती हैं। उनको संडे को काम नहीं करना पड़ता और उनको क्या है, हॉलीडेज में भी पेमेंट मिलता है। दे आर गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर व्हेन दे टेक अप जॉब विच क्लियरली स्टेट्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। तो जब उनको जॉब में रख लिया जाता है तो उनको क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें पूरा मेंशन होता है कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या टर्म्स और कंडीशंस में उनको काम करना पड़ेगा। नाउ कंसिडर दोज पीपल हु आर डेली वेज वर्कर्स, say in a grocery shop. They go to work at 7:30 in the morning and work till 8 at night. They do not get any additional allowances or incentives apart from their wages. They do not get an appointment letter from the employer stating the terms and condition of their employment. Their employer can terminate them from job at any time. तो अब ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा केस है। मुझे भी मतलब थोड़ा सा लगता है इस चीज़ को। अगर आप कहीं किसी शॉप में जाएंगे तो आप पूछेंगे कि आप कितने बजे आते हो, तो यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी गई है इसी तरीके का कंडीशन होता है। सुबह 7:30 बजे आते हैं, रात के 8, 9, 10 बजे तक भी कई जगह उनको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो डेली वेज वर्कर होते हैं, चाहे वो एक ग्रॉसरी शॉप में काम करे, किसी कपड़े की दुकान में काम करे, तो उनको सुबह से वहाँ पे आना पड़ता है और लेट नाइट 8 बजे का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं
नहीं रहता, जब तक ग्राहक आ रहे तब तक आप उनको अटेंड करोगे, ठीक है। तो उनको कोई अलाउंसेस नहीं मिलते, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। इंसेंटिव मतलब कुछ अच्छा काम किया तो कुछ आपको परसेंटेज ऐसा मिलेगा, वो भी नहीं होता। उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, उनका कोई स्टेट्स ये कंडीशन टर्म्स ये सब नहीं होता। और जो एम्प्लॉयर है, जो उनको काम देने वाला है, उसको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। और मैं ये छोटी मोटी शॉप्स नहीं है, जो बड़े बड़े आपने मॉल्स वगैरह देखे हैं, वहाँ पे भी जो काम करने वाले रहते हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं रहता है। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी, मैं अभी एक बड़े मार्ट में गई थी, जो मार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि आपके मतलब वर्किंग आवर्स क्या है, तो उन्होंने बोला कि दोपहर के 2 बजे से रात के 2 बजे तक। तो वो बंदा खाना कब खाएगा रात का, वो सोएगा कब, वो उठेगा कब और काम में जाएगा कब। तो ये बहुत सारी मतलब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे लोगों को 12, 13, 14 घंटा भी काम करना पड़ता है। द पीपल इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वेयर आर द पीपल इन द सेकेंड एग्जाम्पल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो केस है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है एक फिक्स जगह पे काम कर रहा है, उसको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एंटरप्राइज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर registered with government so that they can follow official rules and regulations. That's why the sector is called is known as organized sector, because it observes official procedures and procedures. तो enterprises जो organized sectors होते हैं, जो registered है ना, जो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट में, उनको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इसलिए जो सेक्टर है इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो इस सेक्टर में है, इनको बेनिफिट मिलती है जॉब सिक्योरिटी की, और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रेगुलेट होते हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम काम पे रखेंगे। तो दे गेट एक्स्ट्रा, इफ दे वर्क एक्स्ट्रा आवर्स दे आर पेड एंड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं तो उनको क्या है, ओवर टाइम मिलता है अपने काम के लिए, और उनको अदर बेनिफिट्स भी मिलती हैं एम्प्लॉयर से, जैसे कि पीएफ बताया, मेडिकल बताया, और वैसे ही उनको लीव भी मिलता है, पेड लीव मिलता है। मतलब अगर छुट्टी भी ले लिया उन्होंने तो उनके पैसे नहीं कटेंगे, उनको पीएफ की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, कुछ अदर इंसेंटिव्स मिलते हैं, और पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद में। और अगर हम देखें फैक्ट्री ओनर जो है, उनको इंश्योर करना पड़ता है कि in addition the factory owner has to ensure availability of clean drinking water, safe work environment etc. तो साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे उनको ये भी इंश्योर करके रखना है कि उनके एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, साफ एनवायरनमेंट मिले, साफ पीने का पानी मिले, साफ सिचुएशन मिले जहाँ वो काम कर सके। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट which many of which are not registered with the government. There are rules and regulation for the sector but they are not strictly followed. तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है। तो कुछ जो है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उनको जितने भी जो वर्कर्स है उनके लिए गवर्नमेंट ने भी निर्धारित करके रखा है कि मिनिमम वेज उनको इतना देना ही है, लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते। द सैलरीज है वो मोस्टली कम होती हैं और समय पे नहीं दिया जाता है, तो उनको कोई प्रोविजन नहीं होता। प्रोविजन मतलब कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाए। कोई पेड हॉलीडेज नहीं होती, मतलब अगर छुट्टी ले रहे हैं तो उस दिन का पैसा उनको नहीं मिलेगा। कोई लीव नहीं होता, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता, कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयर जब चाहे उनको निकाल सकता है। और एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी भी किसी भी रीजन से अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि उससे काम नहीं कराना है तो उसको निकाल सकता है। दे आर ऑल्सो लेड ऑफ ड्यूरिंग द ऑफ सीजन वाइल देयर इज लिटिल वर्क। और ऐसा भी हो सकता है कि जब काम की जरूरत नहीं है, ऑफ सीजन है, तो उनको निकाल भी दिया जाए। A large number of people in unorganized sectors are also self-employed, such as hawkers, mechanics, maintenance, and repair workers. Similarly, farmers who work in their own fields are also self-employed. All these self-employed people have no access to social benefits that the organized sector workers get. तो बहुत सारे लोग जो है वो unorganized sector में हैं, जो self-employed होते हैं वो भी unorganized sector में आते हैं। तो जैसे कि hawkers मतलब जो गली गली सामान बेचते हैं या रेलवे स्टेशन में सामान बेचते हैं, और मैकेनिक्स है, मेंटेनेंस है, रिपेयर वर्कर्स हैं,
या फिर जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो लोग हैं वो भी, उनको भी कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। उसके बाद जो है हम सर्विस सेक्टर को डिस्कस करेंगे, तो सर्विस सेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो